तो सर हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमने कहा था कि यही हमारे कोर्स में मेनली है। बिल्कुल और इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड हमें ट्रांजिस्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। बिल्कुल ट्रांजिस्टर एप्लीकेशंस पढ़नी है, मतलब स्विच, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर ऑसिलेटर पढ़ना देखना है। है। बिल्कुल सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास Yes, आ रही sir, है, जिसके yes, ऊपर डेफिनेटली नीट में क्वेश्चन क्वेश्चन आता आने ही वाला है। बिल्कुल सर। बिल्कुल आएगा। ओके सर, स्टार्ट करें। यस सर। तो ये कॉमन एमिटर का आपको सर्किट डायग्राम दिया गया है, तो सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं एक बार जल्दी से। तो सबसे पहले आपको जो ट्रांजिस्टर दिया गया है आपको लेना है एनपीएन, क्योंकि उसी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एनपीएन एन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने लिया और हमको कॉमन करना है किसको, एमिटर को। इसका मतलब कॉमन एमिटर का मतलब क्या है, एमिटर वाला टर्मिनल इनपुट साइड भी कनेक्टेड हो और एमिटर वाला टर्मिनल आउटपुट साइड भी कनेक्टेड है। तो ये रहा एमिटर वाला टर्मिनल, ये रहा एमिटर टर्मिनल, ठीक है। अब एमिटर वाले टर्मिनल की तरफ करंट आ रही है आई, और हम जानते हैं कॉमन एमिटर में, एमिटर को तो कॉमन कर दिया सर ने बताया था, क्या यदि एमिटर कॉमन है तो इनपुट क्या होगा, इस बार इनपुट होगा बेस और आउटपुट क्या होगा, कलेक्टर। तो इनपुट की साइड है आपका बेस और आउटपुट की साइड है आपका कलेक्टर, ठीक है। तो बेस से जो करंट फ्लो होगी वो आई भी आएगी और कलेक्टर से आई सी आएगी, ठीक है सर। अब हमको हमेशा जिस रीजन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करना है वो रीजन सर ने बताया था, वो था एक्टिव रीजन। तो मैं इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में कनेक्ट करने जा रहा हूं। एक्टिव रीजन का मतलब क्या है, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं एमिटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने जा रहा हूं। तो P को कनेक्ट करूंगा बैटरी के पॉजिटिव से, ये कनेक्ट कर दिया। N को कनेक्ट करूंगा बैटरी के नेगेटिव से, ये कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और सर ने बैटरी का नाम देना भी सिखाया था अपन ने, कि जो कॉमन होता है उसको बैटरी के नाम में इंक्लूड नहीं करते। इस बार एमिटर कॉमन है तो एमिटर बैटरी के नाम में नहीं आएगा। एमिटर के अलावा ये बैटरी किस टर्मिनल से जुड़ी, बी से, तो इसलिए इसका नाम जो VBB नाम दिया हुआ है। और इस VBB के साथ हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड, जिसे अपने नाम दिया आरबी, बेस रेजिस्टेंस। क्योंकि बी से कनेक्टेड है इसलिए हमने इसको आरबी नाम दे दिया। और ये आपकी बैटरी वेरिएबल है, यहाँ पे रियोस्टेट की हेल्प से हम बैटरी को वेरिएबल बनाते हैं। ये तो हो गया इनपुट साइड। ये बेस और इमीटर के बीच के बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे जो आपको लग रखा है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये इनपुट वोल्टेज को मेजर करके देगा, क्योंकि हमको ग्राफ बनाने और ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वोल्टेज और करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ अमीटर्स और वोल्ट मीटर लगा रखे। तो वोल्ट मीटर लगाया अपन ने बी और ई के बीच में, यहां पे है बी और यहां पे है ई, जो कि बी और ई के वोल्टेज को पोटेंशियल को बताएगा। बिल्कुल। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, तो पैरेलल में लगाएगा। या ऐसा भी बोल सकता हूं सर, ये जो VBE है, ये VBE, ये इस वायर का टीपीडी नाप के देगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। और यदि मुझे करंट मेजर करनी है तो करंट मेजर करने के लिए मैं लगाऊंगा अमीटर, जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये बेस करंट का मेजर करेगा। ये तो हो गया इनपुट साइड। अब बात करते हैं आउटपुट साइड। आउटपुट साइड में हमको किस बाइसिंग में कनेक्ट करना है, रिवर्स बाइसिंग में। तो आगे वाला फॉरवर्ड में हो गया और पीछे वाला रिवर्स बायस में मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो एन को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से। तो जैसे ये एन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये कौन से बायस में चला गया, रिवर्स बायस में चला गया। और पीछे वाली बैटरी का नाम कैसे देंगे, इस बार एमिटर तो नाम में आएगा नहीं, सी को 2 बार नाम में दे दिया तो आ गया VCC। लाइक आरबी की तरह हमने आउटपुट में भी एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, जिसे हम आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसका नाम हमने दिया RC, कलेक्टर रेजिस्टेंस। इस वोल्टेज को नापने के लिए, इफेक्टिव वोल्टेज को नापने के लिए हमने पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगाया। ये वोल्टमीटर किस किस वोल्टेज को नापेगा, कलेक्टर और एमिटर के बीच में इफेक्टिव वोल्टेज को नाप के देगा, ठीक है। और इस करंट को मेजर करने के लिए, जो करंट यहां से आ रही है वो है IC, और इस करंट को मेजर करने के लिए हमने सीरीज में एक अमीटर लगा रखा है। क्योंकि IC मिली एम्पियर ऑर्डर में होती है, इसलिए अपने यहां पे मिली एम्पियर ऑर्डर का अमीटर लगा रखा है। और इसको ग्राउंडिंग करेगा। ग्राउंडिंग का मतलब क्या है, इसके रेफरेंस में यदि 0 वोल्ट है तो इसके रेफरेंस में ये वाला पोटेंशियल हाई पर होगा, इसके रेफरेंस में, और इसके रेफरेंस में ये वाला पोटेंशियल भी हाई होगा। तो ये 0 वोल्ट हमारे लो पोटेंशियल को या 0 वोल्ट को रेफरेंस शो करता है। मतलब यहां पे कह सकते हैं कि कलेक्टर और बेस इमीटर के रेस्पेक्ट पे हायर पोटेंशियल। बिल्कुल सही है, बोलना चाहिए ना, बिल्कुल कहना चाह रहे थे। आगे बढ़े सर। तो ये तो क्या पूरा सर्किट। अब इस सर्किट का ऑपरेशन देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। यहां में इस सर्किट में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी, मतलब इनपुट साइड पर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में रिलेशन देखना है, इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसे हमें यहाँ पर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में आएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, जो इनपुट वोल्टेज
और आउटपुट वोल्टेज के बीच में होगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या ग्राफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इनपुट, आउटपुट और ट्रांसफर। इनपुट का मतलब जो कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में बनने वाला ग्राफ। कॉमन एमिटर में इनपुट वोल्टेज VBE या VBE, बिल्कुल सर, इनपुट करंट IB, तो इन दोनों के बीच में बनने वाले ग्राफ को इनपुट करंट। ऐसे ही आउटपुट के लिए VCE और IC के बीच में बनने वाले ग्राफ को आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। और ट्रांसफर में आउटपुट वोल्टेज VCE और इनपुट वोल्टेज VBE के बीच में बनने वाले ग्राफ को ट्रांसफर कर्व बोलेंगे। बिल्कुल सर, स्टार्ट करें? यस सर, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं केवीएल लगाता हूं, इस लूप में केवीएल लगाता हूं यहाँ पे, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं यहाँ पे। ठीक है सर, ठीक, केवीएल स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से। यस सर, इधर चल रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आरबी पे। यहाँ से आते हैं इधर, बिल्कुल यहाँ पर इफेक्टिव पोटेंशियल मिलेगा हमें, हाँ, VB, बिल्कुल सर, VBE मिलेगा, VBE मिलेगा, इधर से आया इधर घूमते हुए। तो केवीएल लगाता हूं तो स्टार्ट करता हूं मैं प्लस VBB, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर आया तो माइनस IBRB, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो माइनस IBRB, वापस इधर आए, हाँ, बैरियर है, अपोज कर रहा है, क्या करेगा, माइनस VBE इक्वल्स टू 0, यहाँ आगे इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सर, और सही। अगर इसको मैं VBB की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, VBB इक्वल्स टू IBRB प्लस VB, ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनपुट साइड में केवीएल। ऐसे सर आउटपुट साइड में केवीएल लगाए तो बिल्कुल सर, आउटपुट साइड में हम इस लूप में चलेंगे, इस लूप में, तो यहां से चलेंगे अपन, तो करंट इधर फ्लो हो रही है, तो ये वाला टर्मिनल प्लस होगा, ये वाला टर्मिनल माइनस, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, फिर करंट इधर से इधर जा रही है, यहाँ एंटर कर रही है, C से E की तरफ जा रही है इस लूप, तो C पर होगा प्लस, E पर होगा माइनस, और इस तरीके से मैं लूप में केवी लगा सकता हूं। तो यदि मैं यहां से चलूं तो होगा प्लस VCC, बिल्कुल सर, फिर लिखूंगा यहां से एग्जिट कर रहा हूं माइनस IC इंटू RC, फिर मैं यहां पे एग्जिट किया माइनस साइन से, तो माइनस, और यहां के वोल्टेज को अपने क्या नाम दिया, VCE इक्वल्स टू 0। तो यहां से यदि मैं VCE निकालना चाहूं, आउटपुट वोल्टेज VCE, वो हो जाएगा VCC माइनस ICRC। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे का जैसे यहाँ पे केवीएल में मेंशन ये लिखा है, बिल्कुल सर। ओके, तो हमने 2 केवीएल लगाए, इनपुट साइड पर भी और आउटपुट साइड पर भी, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सर, तो एक बार सर एक काम करें ना, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करवा लें एक बार, बच्चा और रिवाइज हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो ताकि वो अच्छा रहता है स्टूडेंट्स के लिए, और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टूडेंट ने समझ लिया तो फिर आगे कुछ दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल्स में भी कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी चीज पे टाइम हमें देना पड़ता है। बिल्कुल, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखें, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ना, तो ट्रांजिस्टर लेता हूं ये मैं, ठीक है, इमीटर कॉमन कराना है, मतलब इमीटर को इधर ला दिया, ठीक है, कलेक्टर हमेशा आउटपुट में पे, और ये बेस, दिस इज बेस, दिस इज एमीटर एंड दिस इज कलेक्टर, दिस वन इज कलेक्टर, राइट सर? Yes. अच्छा, कौन सा ट्रांजिस्टर है? NPN कैसे पता? आप बेस को देखो, बेस से करंट बाहर जा रहा है, मतलब बेस हो गया P वाला होगा, बेस P, तो बाकी दोनों N हो जाएंगे। ये बेस और इमीटर के बीच में एक बैरियर होता है, बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको? VBE बोलते हैं, मेंशन कर सकता हूं, VBE। दूसरा बैरियर कहां होता है? कलेक्टर और बेस के बीच में, VCB, तो यहां होगा VCB। कॉमन इमीटर बनाना था, तो इमीटर को कॉमन करवाने, तो इमीटर ये कॉमन आ गया, हमने इसको ग्राउंड करा दिया, इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन के बीच में ये कॉमन आ गया, कलेक्टर गया आउटपुट साइड पर, ऐसा कुछ रहता है। बिल्कुल, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस, यही करना रहता है। अच्छा, बेस इमीटर को फॉरवर्ड, मतलब एक बैटरी लगानी पड़ेगी, बिल्कुल लगानी पड़ेगी, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे, पी टाइप के बेस से, और ये नेगेटिव। क्या ये फॉरवर्ड बायस हुआ? क्या हो गया सर? कैसे पता लगा? पॉजिटिव से पी को, नेगेटिव से एन को, फॉरवर्ड बायस। क्या नाम दिया जाए सर इसको? VBB नाम देंगे इसको, VBB। क्यों VBB? क्योंकि बेस और इमीटर के बीच में लगा हुआ, जबकि इमीटर कॉमन है। अच्छा सर, यहाँ पर कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, बिल्कुल। कौन सा सेक्शन है? IB, आप IB, राइट। एक्सेस पोटेंशियल लगा दिया, क्योंकि वेरिएबल पोटेंशियल है, आप बढ़ा भी सकते हो, ज्यादा बढ़ा दिया तो ये जंक्शन बर्न अप हो सकता है, जल सकता है। हमने कहा था ना कि बैरियर पोटेंशियल के बाद अगर और पोटेंशियल बढ़ा दोगे तो जंक्शन जल जाएगा, बिल्कुल सर। तो फिर उससे बचाना जरूरी है, तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया जो इसको एक्सेस पोटेंशियल से बचा सके। क्या नाम देते सर इसको? RB सर, बेस से कनेक्टेड है इसलिए मैंने RB नाम दे दिया, बेस रेजिस्टेंस, राइट सर।
अच्छा, इनपुट में अगर केवीएल लगाओ तो केवीएल कैसे चल रही थी हमारी? बिल्कुल। कुछ इस तरह से केवीएल चलती, यहां से ऐसा इनपुट लो, क्या आ रहा था सर केवीएल? VBB इक्वल टू IBRB VBB इक्वल टू इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE IBRB प्लस VBE प्लस VBE, ये आ रहा था। ओके, आउटपुट साइड पर बात करता हूं, तो कौन से जंक्शन को रिवर्स बायस करना है? कलेक्टर बेस। कलेक्टर बेस को। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना, तो क्या करूं, यहां पर एक बैटरी लगा दूं? नहीं सर, यहां लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, यहां लगाओगे तो बेस कॉमन हो जाएगा। कॉमन बेस हो जाएगा। अगर मैं कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना है तो कलेक्टर और बेस के बीच में एक बैटरी लगा देता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो कॉमन कौन हो गया? बेस हो गया। पर जंक्शन रिवर्स बायस भी कलेक्टर बेस करना है, पर कलेक्टर और बेस के बीच में डायरेक्टली बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकते, दिक्कत हो गई। अब दिक्कत होगी तो सॉल्यूशन क्या है उसको देखते हैं। बिल्कुल। तो बताइए यहां पर कलेक्टर जो है वो किस टाइप का है? एन टाइप का। बिल्कुल। बेस किस टाइप का है? पी टाइप का है। अब कलेक्टर बेस को बैकवर्ड बायस करना है तो कुछ ऐसा किया जाए कि एन टाइप का कलेक्टर पी टाइप के बेस के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे आ जाए। बिल्कुल सर। एन टाइप का कलेक्टर पी टाइप के बेस के रिस्पेक्ट पे हाई पोटेंशियल पे आ जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जंक्शन कौन सा बायस हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो मैं क्या करूं, कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, पर वो बैटरी कुछ इस तरह से हो जिसका पोटेंशियल काफी ज्यादा हो। एक हैवी वाली बैटरी को हमेशा बड़ा बनाना। एक हैवी बैटरी हो, एक हैवी बैटरी ले ली और इसको क्या नाम दे दूंगा? कलेक्टर मीटर के बीच में तो VCC, वेरिएबल हैवी बैटरी है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 5 वोल्ट है, मान लीजिए 5 वोल्ट है, तो यहाँ +5 होता, राइट? अब मुझे यहाँ पर रिवर्स बायस करना है तो ये +5 से ज्यादा लाना पड़ता है, इसलिए तो बड़ी बैटरी यूज की। बिल्कुल सर। मैंने बैटरी कनेक्ट की कलेक्टर और इमीटर के बीच में, पर कौन सा जंक्शन रिवर्स बायस हो गया? कलेक्टर बेस। यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो होगा अगर मेंशन करें तो? IC, कलेक्टर करंट। एक्सेस पोटेंशियल उससे बढ़ना हो सकता है, तो उसे बचाने के लिए क्या करें? रेजिस्टेंस लगा दे आउटपुट साइड पे, लोड साइड पे, जिसको लोड रेजिस्टेंस या RC रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। कलेक्टर और इमीटर के बीच में ओपन सर्किट पोटेंशियल, जिसको क्या बोलते हैं? आउटपुट पोटेंशियल, ये बोलते हैं। अगर ये केवीएल लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे आउटपुट में? केवीएल VCE इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC, ये लिखा जाएगा। और कॉमन कौन सा है? कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर के लिए करंट क्या होता है? बीटा। क्या लिखते हैं सर हम इसको? IC बाय IB। इसको इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, और इसको इक्वेशन 1। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से आप ट्रांजिस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हो। बिल्कुल सर, आराम से। इनकी हेल्प से आप ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच और सारे ट्रांजिस्टर के न्यूमेरिकल्स भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। बिल्कुल सर। केवल इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से। यस सर। ओके सर? यस। तो ब्रीफली हमने उसको एक बार रिवाइज करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं। हटा इसको। यस, इसको हटा दीजिए। तो सबसे पहले आती है हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की जाती है इनपुट्स के बीच में। तो कॉमन एमिटर में जो इनपुट करंट है उसको हमने IB बोला था, और इनपुट जो वोल्टेज है उसको हमने VBE बोला था। तो IB और VBE के बीच में बनने वाले कर्व को इनपुट कर्व कहा जाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। बट एक कंडीशन दे रखी है, फॉर फिक्स VCE। तो इनपुट कर्व जब हम बनाते हैं तो इनपुट कर्व बनाते वक्त हम आउटपुट वोल्टेज VCE को कांस्टेंट रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही हमारे पास यही कर्व है। हमने क्या बनाया? इनपुट करंट IB जो कि माइक्रो एम्पियर में के बीच में ग्राफ बनाया, और जब ऐसा कर रहे हैं तो हम VCE को कांस्टेंट रखते हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ रहे हैं तो आउटपुट के कारण कोई वेरिएशन ना हो। बिल्कुल सर। जो भी वेरिएशन हो किसके कारण हो? इनपुट्स के कारण। बिल्कुल सर। क्योंकि आपने रिलेशन देखा था ना सर, यहाँ पर अगर अपन चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं इसको। VCE इक्वल्स टू VCC माइनस IC RC। अब अगर VCE चेंज होगा तो इट मींस IC भी तो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि VCC बैटरी है। बिल्कुल। RC कांस्टेंट है, वेरिएशन कौन किसका आ रहा होगा? IC का। और IC चेंज होगा, मतलब IC क्या लिखता हूं मैं? IC इक्वल्स टू बीटा टाइम्स ऑफ IB। बिल्कुल सर। इट मींस IC चेंज हो रहा है तो IB ने चेंज किया होगा। बिल्कुल सर। तो आउटपुट में वेरिएशन है तो इनपुट में भी वेरिएशन हो रहा होगा, तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ही नहीं सकते। बिल्कुल सर। अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है तो वेरिएशन केवल इनपुट में होना चाहिए, आउटपुट में कोई वेरिएशन ना हो, इसलिए आपने कहा VCE कांस्टेंट। ठीक है सर, ग्राफ ठीक है सर, ग्राफ समझते हैं। तो हमको ग्राफ बनाना है IB और VBE के बीच में। IB है माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में
और VBE है वोल्ट मीटर में। हमने VCE को फिक्स कर रखा है, तो VCE को हम जनरली हाई रखते हैं क्योंकि हमको VCE को रिवर्स बायस रखना है, तो रिवर्स बायस वाले वोल्टेज को हम जनरली हाई रखते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 3 वोल्ट से लेके 20 वोल्ट के बीच में रहती है। तो हमने 10 वोल्ट पर फिक्स करके हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इसको समझने के लिए हम पीछे वाले सर्किट से समझ जाए, बेसिक सर्किट से, तुमको सब पता ही है, तो समझ रहे हो। इनिशियली कर रखा है पहले VB के लिए रखे 0 वोल्ट, ठीक है, मतलब इनपुट वोल्टेज कनेक्ट ही नहीं है। VBE 0 वोल्ट मतलब इनपुट वोल्टेज नहीं है, और जब तक इनपुट वोल्टेज नहीं होगा तो एमीटर से कोई इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ मोशन ही नहीं करेंगे, और ये एमीटर से कोई भी इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ नहीं जाएगा तो एमीटर वाली करंट कितनी होगी? 0। और यदि IE 0 होगी तो सारी करंट 0, IE 0 तो IB भी 0, तो IC भी 0, तो IE यदि 0 है तो IB भी 0 है। तो पहला केस, जब VBE 0 होगा तो IB भी 0 होगा, पहला केस। फिर धीरे धीरे मैंने VBE वाले वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, और यदि ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर लिया हुआ है तो हमको पता है सिलिकॉन के लिए बैरियर होता है 0.7, तो हम जानते हैं जब तक आपका इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.7 या 0.6 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक कोई करंट फ्लो एमीटर से होगी नहीं। तो एमीटर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे जब तक आपकी एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो इस केस में IE 0 ही रहेगी, IE 0 रहेगी तो IB भी 0 ही रहेगी। तो 0.6 तक ये ग्राफ में IB लगभग 0 है, ये बिल्कुल 0 चल रहा है, ये 0 आ गया। जैसे ही आपका इनपुट वाला वोल्टेज 0.7 या 0.6 भी मान लेते हैं, 0.7 को क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही अब आगे वाला जो डायोड लगा हुआ है, ये आगे वाला जो जंक्शन है एमीटर बेस जंक्शन, वो कौन से बायस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब 0.7 से पहले वो जंक्शन कौन से बायस में था? रिवर्स बायस में। और पीछे वाला जंक्शन कौन से बायस में था? रिवर्स बायस में। दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में है, तो कौन सा मोड आ गया? कट ऑफ मोड। तो सर मैं बोल सकता हूँ यहां से लेके यहां तक ट्रांजिस्टर का जो सर्किट है वो कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है, कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है। ठीक है क्या बात सर? और जैसे 0.7 को क्रॉस किया तो क्या सर अब एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे? बिल्कुल, इनपुट और एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे तो अब वो कौन से बायस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। और पीछे वाला कौन से बायस में? रिवर्स बायस में। तो कौन से रीजन में आ गए? एक्टिव रीजन में। तो अब जाके हम हमारे एक्टिव रीजन में आए हैं, और वो होता है 0.7 के बाद। तो 0.7 के बाद जैसे जैसे एमीटर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बेस में आने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे और कलेक्टर में आने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएंगे। अब IE बढ़ेगी तो IB भी बढ़ेगी, और आपका ग्राफ ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। बिल्कुल सर, जो कि हमने पहले भी डायोड में भी देख रखा है, डायोड में भी ऐसा ही कुछ ग्राफ आता है। ठीक है सर, कुछ ऐड करना चाहिए? बिल्कुल। ट्रांजिस्टर के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनपुट जंक्शन की बात करें। बिल्कुल, इनपुट जंक्शन, अब डायोड का एक जंक्शन कंसीडर कीजिए। हाँ, डायोड में कब तक कंडक्शन नहीं होता? जब तक आप फॉरवर्ड बायसिंग ना कर दो। और फॉरवर्ड बायसिंग मतलब आप बैरियर को ओवरकम ना कर दो। तो अगर ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो VBE की वैल्यू क्या होगी? बैरियर 0.7 या 0.6 भी मान लेते कभी-कभी, मतलब 0.6 के बाद की बात कर रहा हूं। बिल्कुल 0.6 के बाद। तो जब तक आप बैरियर खत्म नहीं कर देते कोई कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो अब जब हमने देखा था यहाँ पर ट्रांजिस्टर हम पढ़ रहे थे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो हमने क्या कहा था? बेस एमिटर जंक्शन को क्या करो? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब आप बैरियर को ओवरकम कर जाओगे। बिल्कुल। तो इनपुट वोल्टेज जैसे ही बैरियर को ओवरकम करेगा करंट फ्लो लग जाएगा। कौन सा करंट? फॉरवर्ड बायस करंट, मेजॉरिटी करंट। बिल्कुल एक्सपोनेंशियल जाता है। बिल्कुल सर, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इसलिए डायोड का ही तो ग्राफ है। बिल्कुल, डायोड का ही ग्राफ है। डायोड का ही ग्राफ है। डायोड में भी आपने फॉरवर्ड बायस में यही मिला था, तो ट्रांजिस्टर में भी मिला। बस फर्क क्या है? वहां डायोड में केवल एक जंक्शन था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है? 2 जंक्शन है, इसलिए आपने VC को कांस्टेंट करके चल रहे हैं, अदरवाइज ग्राफ सेम है। बिल्कुल सर। ओके, दिस इज इनपुट VI। तो बस अच्छे ध्यान रखना, यहाँ पे ये कट ऑफ मोड होता है और यहाँ पे एक्टिव मोड होता है, बस सिंपल। अच्छा सर, इसके लिए मैं रेजिस्टेंस निकालूं? हाँ बिल्कुल सर, रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस, दिस इज डायनेमिक। हाँ बिल्कुल डायनेमिक होगा। डायनेमिक होगा तो क्या लिखूंगा? चेंज इन डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। ये आएगा। बिल्कुल सर, फॉरवर्ड बायस कर रहे हो? बिल्कुल सर। फॉरवर्ड बायस करने पर इनपुट रेजिस्टेंस कम होगा सर, तो इनपुट रेजिस्टेंस इसके लिए डिक्रीज होगा। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कट ऑफ मोड में तो रेजिस्टेंस हाई होगा इनपुट, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप एक्टिव रीजन में आएंगे तो रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। तो रेजिस्टेंस भी तो हम एक्टिव मोड में ही निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, रेजिस्टेंस भी हम एक्टिव मोड में निकालेंगे। कट ऑफ मोड में तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं करेंगे। करंट ही नहीं है तो फिर तो इनफाइनाइट हो गया। बिल्कुल सर। ओके सर, आगे बढ़ा जाए? यस सर, इनको मिटा दीजिए सर। हाँ, ये हटा दिया जाए। चाहो तो एक बार इनको हटा दो। 1 मिनट पूरा कर दीजिए। इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर वोल्टेज VC, ये बता दिया अपन ने। चुके हैं। इनपुट इंपेडेंस R इनपुट इक्वल टू, सर ने बताया डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, रिमेनिंग VCE कांस्टेंट। ये मेंशन करना जरूरी है। बिल्कुल सर। हाई इन कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में बहुत हाई होगा, बोल ही दिया था अभी। लो इन एक्टिव या सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन में इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम, इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है। बिल्कुल सही। आगे बढ़ा जाए सर।
कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम कौन सी बात करते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में ड्रॉ करनी है? आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में, जबकि इनपुट से कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इनपुट को कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट करिए, आईबी को कांस्टेंट रखिए। तो ये ग्राफ बनेगा, किसके बीच में बनेगा? आईसी वाई एक्सिस पे ले लीजिए वर्सेस वीसी। ये करना चाहिए सर। देखें ग्राफ को, बिल्कुल। तो उसको हटा देता हूं, एक मिनट। ग्राफ स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ रहा है। देखें, हमें इनपुट को कांस्टेंट रखना है, तो मान लीजिए मैं इनपुट को कांस्टेंट रख सकता हूं। लेट इनपुट वीबीबी को मैंने कांस्टेंट रख दिया। वीबीबी कांस्टेंट है, इट मींस आईबी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाए। आईबी कांस्टेंट तो आईसी भी कांस्टेंट है, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। बिल्कुल सर, मतलब इनपुट के करंट आईसी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अब आईसी में जो भी वेरिएशन आएगा वो आउटपुट के कारण, इनपुट के कारण नहीं आएगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट केस में आईबी को फिक्स कर दिया 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है सर। तो आईसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा टाइम्स ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है सर। आईसी से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आईसी से ज्यादा लाना है तो आपको आईबी चेंज करना पड़ेगा, आईबी चेंज करना पड़ेगा, इनपुट में वेरिएशन करना पड़ेगा, पर अभी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे तो हमने ले लिया कौन सा करंट? आईसी। एक्स एक्सिस पे ले लिया वोल्टेज वीसीई इन वोल्ट। इनिशियली हमने वीबीबी को कांस्टेंट रखा, तो मान लीजिए बेस से 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, या मैं मालूम सॉरी इमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन, हाँ एमिटर से, तो 5% कहां रुक गए? बेस पर रुक गए। मान लीजिए 95 कहां चले गए? कलेक्टर पे। आईसी मिल गया। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप वीसीई की वैल्यू बढ़ा रहे हो, इट मींस आप वीसीसी बढ़ा रहे होगे। बिल्कुल। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? VCE इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। अब आप वीसीसी बढ़ाओगे तभी तो वीसी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे वीसीसी बढ़ाऊंगा, इट मींस इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है कलेक्टर की तरफ मूव करने के लिए। बिल्कुल सर। तो जैसे जैसे वीसीसी बढ़ाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से निकल के बेस के रास्ते कलेक्टर तक जाएगा। इट मींस करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, पहले तो बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से निकल रहे थे उनमें से मैक्सिमम अमाउंट कहां पहुंच गया? कलेक्टर में पहुंच चुका है। मैक्सिमम पहुंच गया, इट मींस करंट अब बढ़ नहीं सकता, अब कांस्टेंट। फिर भी मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, सैचुरेट हो गया। कब? जब आईबी कितना था? 10 माइक्रो एम्पियर। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं और करंट बढ़े आईसी की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आईबी को चेंज करना पड़ेगा। आईबी चेंज करना पड़ेगा, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग पहले वीबीबी था, या मैं वीबीबी 1 मान लूं, अब मैं कर देता हूं वीबीबी 2, जो वीबीबी 1 से ज्यादा है। जब ये ज्यादा होगा तो IB2 पहले से ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सर। IB2 पहले से ज्यादा हो गया, इट मींस IC2 भी पहले से ज्यादा हो जाएगा। ये होगा। अब वापस वही प्रोसेस अपनाएंगे। सेम प्रोसेस। आपको VCC बढ़ाना है, VCC बढ़ाओगे तभी तो VCC बढ़ेगा। इट मींस ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां से? इमीटर से कलेक्टर तक जाएंगे, तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उसके बाद वापस सैचुरेट हो जाएगी। बिल्कुल सर। ये होता है सर। यस सर, यस सर। कुछ ऐड करना है? बस कुछ सर, आप मोड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मोड कौन सा मोड है? तो देखिए सर ने बिल्कुल सही बताया, यहाँ पे इनिशियली तो करंट बढ़ रही थी, फिर कुछ टाइम बाद एक पर्टिकुलर वोल्टेज के करंट के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि यहां से लीनियर रीजन में जब करंट बढ़ रही तो वहां कौन सा मोड होगा, ट्रांजिस्टर कौन से मोड में, और यहां से यहां तक ट्रांजिस्टर कौन से मोड में आ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियली। तो इनिशियली सर ने ये बोला कि एमिटर्स में 100 इलेक्ट्रॉन थे फॉर एग्जांपल, उसमें से 95% इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे। तो जैसे जैसे आप वीसीसी को बढ़ा रहे थे तो एमिटर से कलेक्टर की ओर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा था। फिर आप वीसीसी को और बढ़ाते हो तो एमिटर से कलेक्टर की ओर आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और बढ़ रहा था। लेकिन हमको एक कंडीशन पता है कि हमको जो पीछे वाला पीछे वाला जंक्शन है उसको कौन से बायस में रखना है सर? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में रखना है, उसका मतलब उसकी वैल्यू इनपुट वाले जंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो मान लीजिए इनपुट वाले जंक्शन का वोल्टेज फॉर एग्जांपल आपने VBB1 लिया था, मान लीजिए इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट है, लेट फॉर एग्जांपल। इसका मतलब यदि पीछे वाले जंक्शन को हमको रिवर्स बायस में रखना है तो उसकी वैल्यू 1 वोल्ट से तो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इनिशियली आप वोल्टेज ले रहे हो 0 से, इसका मतलब 0 से लेके 1 तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में पीछे वाले जंक्शन का वोल्टेज आगे वाले जंक्शन के वोल्टेज से कम रहा होगा। और ये पीछे वाले जंक्शन का वोल्टेज आगे वाले जंक्शन से कम है तो पीछे वाला जो डायोड है वो आपको रिवर्स बायस प्रोवाइड नहीं करा के फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करा रहा होगा। दोनों जंक्शन फॉरवर्ड। इसका मतलब इनिशियली 0 से लेके 1 के बीच में पीछे वाला भी फॉरवर्ड बायस में है और आगे वाला तो पहले से ही फॉरवर्ड बायस में, तभी तो IB फ्लो रही थी। और दोनों फॉरवर्ड बायस में तो कौन सा मोड हो जाएगा? सैचुरेशन मोड। तो यहां से लेके यहां तक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन रीजन में होता है।
लेकिन जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट को क्रॉस कर जाएगी, पीछे वाले जंक्शन का वोल्टेज जैसे ही 1 वोल्ट को क्रॉस कर जाएगा तो उसकी वैल्यू आगे वाले जंक्शन से ज्यादा हो चुकी है, और जो उसकी वैल्यू आगे वाले जंक्शन से ज्यादा हो चुकी है तो अब वह पीछे वाला जंक्शन कौन से बायस का काम करेगा सर? वो रिवर्स बायस एक्टिव पे आ गया। बिल्कुल सर। तो पीछे वाला हो गया रिवर्स बायस में 1 वोल्ट के बाद, और आगे वाला पहले से फॉरवर्ड बायस में, और पीछे वाला रिवर्स बायस में, आगे वाला फॉरवर्ड बायस में। तो ये एक्टिव रीजन में चला गया, और एक्टिव रीजन में आने के बाद आपकी करंट बिकम्स कांस्टेंट। तो ये वाला जो मोड होगा वो होगा एक्टिव रीजन। ठीक है सर। तो यहां से यहां तक इनिशियली सैचुरेशन मोड होगा ट्रांजिस्टर, और बाद में होगा आपका एक्टिव रीजन की बात करेंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर। ओके, ये थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बिल्कुल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, रेजिस्टेंस आई देगा, बाद में रेजिस्टेंस हाई हो रहा है, साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इनिशियल रेजिस्टेंस कम है और बाद में रेजिस्टेंस बढ़ता है, डिपेंड्स ऑन द बेस करंट। आउटपुट इंपीडेंस देखिए, आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन मतलब चेंज इन वीसी डिवाइड बाय चेंज इन आईसी, कब जब आईबी को कांस्टेंट लिया। हाई इन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में हाई हो गया, ये एक्टिव रीजन है। यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो गई, वोल्टेज बढ़ रहा है तब भी करंट कांस्टेंट है, इसका मतलब आर बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे हाई इन एक्टिव रीजन एंड लो इन सैचुरेशन। ओके, आगे बढ़ा जाए।